हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है। अमेरिका में जो बाइडन की सरकार आने के बाद एक बार फिर रूस से टकराव की हालत बन रही है। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को हत्यारा कहा है और ये भी कहा है कि रूस को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हाल ही में अमेरिका ने रूस के कुछ बड़े अफसरों और ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ पाबंदियां भी लगाई थीं। पुतिन पर अमेरिका के 2020 प्रेसिडेंट इलेक्शन में दखल देने और अपने सियासी मुखालिफ अलेक्सी नवेल्नी को जहर दिए जाने का इल्ज़ाम है। रूस ने अमेरिका के सभी इल्ज़ामों को खारिज कर दिया है और रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अमेरिका में मौजूद अपने एम्बेसडर को मॉस्को बुलाया है। ये टकराव ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि रूस की राजधानी मॉस्को में लेबनान के हिजबुल्लाह के पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का हाल ही में भरपूर वेलकम किया गया है। अमेरिका हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है जबकि रूस उसे इलाके की अहम सियासी ताकत समझता है। रूस और अमेरिका के बीच टकराव शुरू होने की असल वजह जो बताई जा रही है वो हाल ही में अमेरिका के खुफिया डिपार्टमेंट के ज़रिए जारी की गई एक रिपोर्ट है जिसमें रूस पर 2020 प्रेसिडेंट इलेक्शन को डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में असर डालने की कोशिशों का इल्ज़ाम है। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को हत्यारा बताए जाने के बाद दोनों बड़े मुल्कों के बीच टकराव की हालत पैदा हो गई है। बाइडन ने एक टीवी इंटरव्यू में व्लादिमीर पुतिन को हत्यारा कहा है और साथ ही कहा है कि हत्यारे पुतिन को अमेरिकी इलेक्शंस में गड़बड़ी फैलाने के लिए इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ABC न्यूज़ चैनल के साथ एक इंटरव्यू में जो बाइडन से एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट की बुनियाद पर पूछा गया कि क्या रूसी प्रेसिडेंट ने नवंबर 2020 के इलेक्शन में उनकी उम्मीदवारी को नुकसान पहुंचाने और डोनाल्ड ट्रंप को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। इसके जवाब में 78 बरस के बाइडन ने कहा उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये पूछे जाने पर कि क्या वे सोचते हैं कि पुतिन, जिस पर मुखालिफ लीडर अलेक्सी नवेल्नी और दूसरे मुखालिफिन को जहर देने का ऑर्डर देने के इल्ज़ाम हैं, एक हत्यारा है, बाइडन ने कहा हाँ। जो बाइडन ने वेडनेसडे को ABC टीवी चैनल के प्रोग्राम गुड मॉर्निंग अमेरिका में दिए गए इंटरव्यू में कहा कि पुतिन के गलत कामों के नतीजे सामने आएंगे और वे जो कीमत अदा करने जा रहे हैं आप जल्द ही देखेंगे। उन्होंने पिछले महीने पुतिन के साथ अपनी पहली टेलीफोन कॉल को याद किया जिसमें उन्होंने पुतिन से कहा था हम एक दूसरे को समझते हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में अमेरिका के खुफिया डिपार्टमेंट के ज़रिए जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 प्रेसिडेंट इलेक्शन के दौरान रूस और ईरान ने इलेक्शन नतीजों पर असर डालने की भरपूर कोशिशें की थीं, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि किसी गैर मुल्की दखल से वोटों या वोटिंग के प्रोसेस पर कोई असर पड़ा हो। अमेरिका के खुफिया डिपार्टमेंट ने अपनी इस रिपोर्ट में इलेक्शंस में गैर मुल्की दखल का डिटेल के साथ जिक्र किया है। अमेरिका ने रूस पर यह इल्ज़ाम ऐसे वक्त में लगाया है जब उसने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के मुखालिफ अलेक्सी नवेल्नी को जहर दिए जाने के बाद रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाई हुई हैं। इन पाबंदियों में रूसी खुफिया महकमा FSB भी शामिल है। उधर इस दरमियान अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने वेडनेसडे को रूस को उन मुल्कों की लिस्ट में शामिल कर दिया जिन पर हथियारों के खरीदने और बेचने पर पाबंदी है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका रूस को उन मुल्कों की लिस्ट में शामिल कर रहा है जिन पर हथियारों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और डिफेंस सर्विस पर पाबंदी है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने रूस के 7 बड़े अफसरों और 14 कंपनियों और ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ पाबंदियां लगाई थीं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन के सख्त बयान के बाद वॉशिंगटन में रूस की एम्बेसी की तरफ से जारी बयान की बुनियाद पर तास न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी है कि रूस के एम्बेसडर अनातोली एंटोनोव 20 मार्च को मॉस्को के लिए रवाना होंगे, जहां वे
आने वाले वक्त में दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात के बारे में राय मशवरा करेंगे। वे वहां रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री और दूसरे सरकारी एजेंसियों के जिम्मेदारों से मुलाकात करेंगे। ये बयान वाशिंगटन में रूसी एम्बेसी के फेसबुक अकाउंट पर भी दिया गया है। रूसी एम्बेसी के ज़रिए जारी बयान के मुताबिक रूस और अमेरिका के ताल्लुकात में मौजूदा क्राइसिस वाशिंगटन की पॉलिसी से पैदा हुआ है, और साथ ही ये भी कहा है कि अमेरिकी सीनियर जिम्मेदारों के कुछ बयानों से आपसी ताल्लुकात के टूटने का खतरा है। साथ ही कहा गया है कि रूस के बारे में अमेरिकी सरकार की गैर रचनात्मक यानी अनकंस्ट्रक्टिव पॉलिसी दोनों मुल्कों के फ़ायदे में नहीं है। रूस की एम्बेसी के बयान में कहा गया है कि अमेरिका के बड़े लोगों के कुछ लापरवाह बयानों से दो तरफ़ा ताल्लुकात के पूरी तरह से ख़त्म होने का ख़तरा है, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा टकराव की हालत में है। साथ ही रूस ने अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने की अपील की है और ज़ोर देकर कहा है कि अच्छे और प्रैक्टिकल ताल्लुकात दोनों मुल्कों के फ़ायदे में हैं। रूस की एम्बेसी के बयान में कहा गया है कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 2 परमानेंट मेंबर्स जो इंटरनेशनल अमन और सिक्योरिटी कायम करने के लिए ज़िम्मेदार हैं के बीच बातचीत कायम करने के लिए तैयार हैं। रूस का मानना है कि रूस और अमेरिका के बीच अच्छे और प्रैक्टिकल ताल्लुकात हमारे मुल्कों और इंटरनेशनल कम्युनिटी के फ़ायदे में हैं। रूस का कहना है कि वो दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात में कभी दुरुस्त ना होने वाली गिरावट को रोकना चाहते हैं। इससे पहले 16 मार्च को वाशिंगटन में रूस की एम्बेसी ने अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट पर रिएक्शन देते हुए कहा था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के ज़रिए तैयार दस्तावेज़ अमेरिकी अंदरूनी सियासी सरगर्मियों में हमारे दखल का इल्ज़ाम हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामों की एक और मिसाल है। ये रिपोर्ट अमेरिका के खुफिया महकमे के ज़रिए ख़ुद को सही समझने के यकीन के नतीजे में तैयार की गई है। इस तरह के दावों में कोई हकीकत नहीं है और इनके लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है। रूस की एम्बेसी के इस बयान में कहा गया है कि अमेरिका रूस को बदनाम करने के लिए हमेशा मेगाफोन कूटनीति यानी शोर मचाने वाली पॉलिसी पर काम करता है। मुल्क के अंदर इंस्टेबल हालात के लिए बाहरी मुल्कों पर इल्ज़ाम लगाना उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। अमेरिकी सरकार का ये रवैया शायद ही सबसे अहम मामलात के हल की तलाश में हमारी तरफ से बराबरी और आपसी इज्जत का ख्याल रखते हुए बातचीत के नज़रिए से मेल खाता हो। वाशिंगटन की कार्रवाई दो तरफ़ा ताल्लुकात को नॉर्मल करने की तरफ इशारा नहीं करती। उधर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन से खबर है कि वहाँ फॉरेन मिनिस्ट्री ने रूस के फैसले पर नज़र रखते हुए कहा है कि अमेरिका रूस के ज़रिए पैदा की गई चुनौतियों के बारे में साफ नज़रिया रखेगा। फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन ने AFP को बताया कि अमेरिकी एम्बेसडर मॉस्को में बातचीत के चैनल खुले रखने के लिए वहीं रहेंगे और हमारे मुल्कों के बीच गलत फहमी के जोखिम को कम करने की उम्मीद रखने के लिए काम करेंगे। अमेरिका और उसके वेस्टर्न दोस्त मुल्कों का दावा है कि मॉस्को ने रूस में पुतिन के मुखालिफ लीडर अलेक्सी नवाल्नी को जहरीली गैस से मारने की कोशिश की है। ये ऐसा दावा है जिसे रूस खारिज करता है। अलेक्सी नवाल्नी की हिरासत रूस के खिलाफ वेस्टर्न मुल्कों की सरगर्मियों का बहाना बन गई है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन अलेक्सी नवाल्नी के सपोर्ट में हैं। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को जो बाइडन के ज़रिए हत्यारा कहे जाने के बाद दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो गए हैं। बाइडन सरकार आने के बाद से ही अमेरिका में रूस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नए अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए ये पहला बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा हुआ है। आपको याद दिला दूं कि अमेरिका और रूस के बीच हालात ऐसे वक्त में बिगड़े हैं जबकि 2 दिन पहले ही लेबनान के हिजबुल्लाह का एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन मॉस्को में था, जिसकी मुलाकात दूसरे अहम लोगों के अलावा वहां के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोफ से हुई है। हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ डटे रहने की वजह से अमेरिका आतंकवादी यानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहती है, जबकि रूस ने हिजबुल्लाह के साथ मिलकर सीरिया से दाइश आतंकवादियों के खिलाफ जंग लड़ी है। इस जंग में सीरिया की सरकारी फौजें और ईरान के फौजी सलाहकार भी शामिल थे।
حال ہی میں لبنان کے حزب اللہ کا ایک ڈیلیگیشن اس کے پارلیمانی پارٹی کے لیڈر محمد راد کی لیڈرشپ میں ماسکو گیا تھا، جہاں اس نے روس کے فارن منسٹر سرگئی لاوروف سے ملاقات کی تھی۔ روس کی اسپوتنک نیوز ایجنسی کے مطابق منڈے کو حزب اللہ کے ڈیلیگیشن کی لاوروف سے ہوئی ملاقات میں لبنان سمیت کئی علاقائی معاملوں پر بات چیت ہوئی۔ حزب اللہ کے ممبر پارلیمنٹ محمد راد نے کہا کہ لاوروف کے ساتھ ملاقات دوستانہ ماحول میں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ لاوروف نے لبنان سمیت علاقے کے حالات بہتر کرنے اور ٹیررزم کا سپورٹ روکنے کے طریقے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات سے پہلے محمد راد نے کہا تھا کہ حزب اللہ اور روس کے بیچ تعلقات کئی سال پہلے سے قائم ہیں اور دونوں کے ملے جلے انٹرسٹ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علاقے کے حالات کے بارے میں حزب اللہ اور روس کا نظریہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہے اور دونوں کا ماننا ہے کہ علاقے میں حالات نارمل ہونے چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب امریکہ اور روس کے درمیان بڑھتا تناؤ کس حد تک آگے جاتا ہے۔ جو بائیڈن کے ذریعے ولادیمیر پوتن کو ہتھیارہ کہا جانا بہت اہم واقعہ ہے۔ اب سے پہلے سے بھی روس اور امریکہ کے بیچ مڈل ایسٹ، ساؤتھ چائنا سی اور کئی معاملوں میں ٹکراؤ کی حالت ہے۔ ایسے حالات میں جبکہ مڈل ایسٹ میں امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کا الائنس کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے اور روس، ایران، سیریا اور حزب اللہ جیسی طاقتوں کے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے کہ حالات اور زیادہ خراب ہوں۔ روس اور چین کا طریقہ ہمیشہ اپنی طاقت کو خاموشی سے بڑھانا ہے، جبکہ امریکہ شور زیادہ مچاتا ہے، شور زیادہ کرتا ہے۔ امریکہ ہمیشہ اسرائیل کو بچائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پچھلے دنوں امریکہ سے ایک رپورٹ آئی تھی کہ وہاں ہر نیا بننے والا پریزیڈنٹ ایک ڈاکومنٹ پر دستخط کرتا ہے جس میں یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ کبھی بھی اسرائیل کے نیوکلیئر ہتھیاروں کے بارے میں کسی چرچا میں حصہ نہیں لیں گے اور نہ ہی ایسی کسی چرچا کو آگے بڑھائیں گے۔ اب امریکہ روس کے ساتھ کیسے تعلقات رکھتا ہے یہ دیکھنا کافی اہم ہوگا۔ حالانکہ روس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آپسی بات چیت جاری رکھنا چاہتا ہے، لیکن روس نے حزب اللہ کو اپنے یہاں بلا کر کے بات چیت کر کے جو اہمیت دی ہے اس سے امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب زیادہ پریشان ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔